नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कल से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में बागी टीएमसी सांसदों को बुलाने पर भड़का विपक्ष। पहले किया वॉकआउट, फिर बैठक में हुआ शामिल। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से की सत्र के दौरान गरिमा बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक को मिली मंजूरी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में होगा पेश। बोले सीएम मोहन यादव। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से रखा बाहर। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हाई लेवल मीटिंग में हुए शामिल। म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले पेज के उद्घाटन कार्यक्रम को गृह मंत्री ने किया संबोधित। 3 देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। 3 दशक बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा। चार दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मेवनी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात। भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर होगी चर्चा। और जम्मू में जल प्रलय से लोग परेशान। राजौरी, पुंछ में बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई चिंता। कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइड से बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और सीएम से की बात। हालात की ली जानकारी। सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की। तो संसद के मानसून सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में 40 दलों ने भाग लिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी सुझावों को ध्यान से सुना है और चाहती है कि संसद में सार्थक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे उठाए, लेकिन संसद को बाधित ना करे और उसकी गरिमा को बनाए रखे। पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है। कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है। और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को आमंत्रित किए जाने को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बैठक में बागी सांसदों की मौजूदगी पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए प्रतीकात्मक वॉकआउट किया। हालांकि बाद में विपक्षी दल बैठक में वापस लौट आए और इस मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से अलग मान्यता और अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध किया है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि सभी संबंधित पक्षों को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश चाहता है कि संसद का मानसून सत्र सुचारू रूप से चले और सभी दल विधेयकों पर सकारात्मक सहयोग दें। रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र के लिए फिलहाल 8 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए
सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग लें। और जो छोटे छोटे पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने मांग किया है कि उनको बोलने का ज़्यादा समय दिया जाए। तो हमने कहा, अभी आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वर्तमान में सरकार की ओर से सत्र में 8 विधेयकों की सूची जारी की गई है। अन्य प्रस्तावित विधेयकों पर भविष्य में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी केबीएससी में बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मसौदे को हरी झंडी दिखाई गई। विधेयक को 20 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के समक्ष करीब 80% मुस्लिम महिलाओं ने जबकि 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए किए जा रहे इस विधेयक का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने का आह्वान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि समिति के समक्ष भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन हर विषय को हिंदू, मुस्लिम और वोट बैंक के नजरिए से देखने वाली कांग्रेस इससे दूर रहे। उन्होंने कहा कि विधेयक में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी और एआरटी से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। ज़ंज़िबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और ज़ंज़िबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी के बीच मुलाकात हुई और उपराष्ट्रपति भवन में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी और तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। ज़ंज़िबार के राष्ट्रपति ने आईआईटी मद्रास ज़ंज़िबार कैंपस, जल परियोजनाओं, आईसीसीआर, छात्रवृत्तियों और आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत के सहयोग की सराहना की। तो वहीं उपराष्ट्रपति ने तंजानिया और ज़ंज़िबार के साथ विकास साझेदारी को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
हर साल देश में कैंसर से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से डरकर नहीं बल्कि उससे लड़कर जीत हासिल करते हैं। और ऐसे ही साहसी लोगों में अब डॉक्टर अखिलेश गुप्ता का नाम शामिल हो गया है। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। उन्हें कैंसर होने का पता चला तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 11 साल तक चली इस कठिन लड़ाई में उन्होंने सख्त अनुशासन, मजबूत इच्छा शक्ति और डॉक्टरों की सही सलाह से बीमारी को पूरी तरह से हरा दिया। अपनी इस संघर्ष भरी यात्रा को डॉक्टर गुप्ता ने अपनी नई किताब अनब्रोकन में लिखा है। किताब का मकसद लोगों को डरने के बजाय आशा, साहस और सकारात्मक सोच के साथ लड़ने की प्रेरणा देना है। किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में किया। For the society A, that early detected cancer is curable. Only we have to understand whom to approach for. Often the time gets wasted in consulting not the right quarters. So I think we all have to learn from Akhilesh's book about how to deal with a situation like this, and then how to ensure that others don't succumb to it. और यूपी एसटीएफ की सूचना पर दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में एक नाइजीरियन तस्कर को लगभग 5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का हिस्सा था। गिरफ्तार आरोपी ओबा से प्रॉस्पर दक्षिणी दिल्ली के राजू पार्क इलाके में किराए पर रह रहा था। आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अमेरिका, ब्रिटेन के नागरिकों की फेक प्रोफाइल बनाकर भारतीय युवक युवतियों से दोस्ती करता था और बाद में उनसे लाखों की ठगी करता था। शिकायत मिलने के बाद 18 जुलाई एनसीबी दिल्ली ने जोनल यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से ड्रग्स, 5 मोबाइल और 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा विकसित म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बंगाल को भारतीय चेतना का वैश्विक प्रकाश स्तंभ बताते हुए उसे फिर से देश और दुनिया का बौद्धिक नेतृत्व करने वाला केंद्र बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना, बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जरूरत पर भी बल दिया। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को
अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का, प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। अमित शाह ने वंदे मातरम की शताब्दी वर्ष का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना और भारत माता के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के लोकार्पण को इस ऐतिहासिक अवसर से जोड़ते हुए कहा कि आज देश भर के विद्यालयों में वंदे मातरम का पूर्ण गायन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण का सशक्त माध्यम बन रहा है। हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पुंछ जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रहने के कारण जम्मू संभाग के कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार को श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन काफिले को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रखें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने साहस, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए 2 अलग अलग राहत एवं बचाव अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए। व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर 11 लोगों की जान बचाई, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। पहले अभियान में ठन्ना मंडी के दक्षिण में चुरुंग गांव के पास उफनते नाले में फंसे 9 लोग, जिनमें 5 बच्चे थे, उनको सुरक्षित निकाला गया। तो वही दूसरे अभियान में इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों ने नौशेरा तवी नदी में बने एक टापू पर फंसे 2 युवकों को तेज जलधारा के बीच सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सौंप दिया। दोनों अभियानों के दौरान सेना, पुलिस, SDRF और सिविल प्रशासन के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और बिना किसी जनहानि के सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय सेना ने एक बार फिर इस बात को साबित किया कि प्राकृतिक आपदा और संकट की हर घड़ी में वो देशवासियों की सुरक्षा और सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है और तत्परता के साथ डटी रहती है। बारिश काफ़ी होती रही और पानी का लेवल जो दरिया में काफ़ी बढ़ता गया, तो पुलिस सुबह 3-4 बजे यहाँ पे पहुँच गई थी और लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, सेफ प्लेस पे हटा दिया था। लेकिन एक लेडी जो है वो ट्रैप हो गई फ्लड में, उसकी डेथ यहाँ पे हुई। इसके अलावा यहाँ बेला एरिया है, यहाँ पे बस स्टैंड जो है बाढ़ की वजह से पूरा बह गया है। 25 से 30 गाड़ियाँ जो है उनको नुकसान हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर जो है आप मेरी पीछे साइड देख सकते हैं, घर जो उनको काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इसके अलावा जो है पुंछ एरिया जो है वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक घर के 6 लोग जो हैं उनकी सबकी मौत हुई है, उनकी कीमती जानें गई हैं। टोटल जो पुंछ में है 10 लोगों की जान जो है गई है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से हाल बेहाल है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है। गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों को सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का
भरोसा दिलाया है। और बात करें, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में ओएमआर शीट बदलने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है और साफ किया है कि इन दावों का कोई आधार नहीं है। एनटीए के अनुसार अवनीश श्रीवास्तव के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच के बाद उन्हें लिखित जवाब भेज दिया गया है। एजेंसी ने परिवार को छात्र की असली ओएमआर शीट के प्रति भी उपलब्ध कराई है। एनटीए ने जोर देकर कहा है कि अवनीश श्रीवास्तव का परिणाम उनके मूल ओएमआर शीट के आधार पर ही घोषित किया गया है और ये पूरी तरह मान्य है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि अजीत सिंह पुत्र श्री लखन सिंह और श्रीमती रीना सिंह नाम का कोई भी अभ्यर्थी वर्ष 2026 की नीट यूजी परीक्षा के लिए पंजीकृत नहीं था। ऐसे में अजीत सिंह के साथ ओएमआर शीट बदलने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर जिस अजीत सिंह की ओएमआर शीट वायरल हो रही है, एनटीए के मुताबिक वो पूरी तरह से एआई जनरेटेड है। एनटीए ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अभ्यर्थी या फिर व्यक्ति फर्जी या फिर एआई जनरेटेड ओएमआर शीट के आधार पर शिकायत दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बात करें खेल की, तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपने लंबे खिताबी इंतजार को खत्म करते हुए जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु ने मेजबान जापान की विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर इतिहास रच दिया और इस जीत के साथ वो जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। करीब 50 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने शुरुआत से लेकर अंत तक आक्रामक खेल दिखाया और यामागुची को वापस आने का मौका नहीं दिया। तो जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान पीवी सिंधु ने बेहतरीन खेल, दृढ़ संकल्प और शानदार कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जीत भारतीय बैडमिंटन के लिए गर्व का क्षण है और देश भर के युवा खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। पीवी सिंधु की इस सफलता को भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी जीत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। और फीफा विश्व कप फाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जहां फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी दांव पर होगी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रोमांच अपने चरम पर है। फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉल प्रेमियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता ने फैंस से बात की है, आप भी देखिए। फाइनल फुटबॉल वर्ल्ड कप का कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं। हम न्यूयॉर्क में हैं, टाइम्स स्क्वायर में, और यहाँ पे आप सपोर्ट भी देख लीजिए। एक तरफ अर्जेंटीना का सपोर्ट है, दूसरी तरफ स्पेन का सपोर्ट है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंडियन फैंस भी हैं यहाँ पर। आपने अर्जेंटीना का झंडा पकड़ा है, क्यों अर्जेंटीना को सपोर्ट कर? अर्जेंटीना जीतेगा, ड्यू है बैक टू बैक उनका जीतना। लास्ट टाइम मेसी ने वर्ल्ड कप जिताया था, इस बार फिर से मेसी जिताएगा, तो गो मेसी। What do you want to say? Why do you think Argentina is better than Spain? I think it's better because we have Messi and we have an amazing team. So we're gonna win tomorrow. आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कह रहे हैं मेसी फेवरेट है, स्पेन क्या कड़ी टक्कर देगा अर्जेंटीना को? दोनों बराबर हैं, दोनों को बेस्ट ऑफ विशेस। प्लीज वॉच डीडी इंडिया। डीडी इंडिया न्यूज इज गिविंग लाइव कवरेज एंड द रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू टुमारो। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जेंटीना और स्पेन में आपकी कौन सी फेवरेट? अर्जेंटीना ऑफ कोर्स। एमी मार्टिनेज क्लच गोलकीपर। क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करते हैं आप? मेरे हिसाब से अर्जेंटीना 3-2 जीतेगा। हाउ डू यू वांट टू चीयर फॉर योर टीम? Argentina! We have the best team. Argentina, Messi. Let's go.
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अर्जेंटीना के ज़्यादा सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये हाउसफुल होने वाला है और बड़ा ब्लॉकबस्टर क्लैश अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।